अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ अंजला इरफान। नाज़रीन, पंजाब ने अपने फंड से आवाम को रिलीफ दिया। वफाक का इससे कोई लेना देना नहीं है, तनकीद बिला जवाज़ है। पंजाब की तरह बाकी सूबे भी बिजली सार्फिन को रिलीफ दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने अपने आवाम को तोहफ़ा दिया। वफाकी हुकूमत ने कोई हिस्सा नहीं डाला। रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनी जिनसे अफसोस होता है। KP समेत दीगर सूबाई हुकूमतें भी आवाम को रिलीफ देना चाहती हैं तो हमें खुशी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल, बोले चैलेंजेस बहुत हैं। महंगाई 38% से कम होकर 11% हो गई है। महंगाई को मज़ीद कम करना है। सालाना बिजली चोरी होती थी, इस हद तक टू दिस एक्सटेंट उसका भी खात्मा किया जा रहा है हमेशा के लिए। पंजाब हुकूमत ने 200 से ऊपर 500 यूनिट तक उन्होंने 2 महीने की एक बहुत बड़ी रिलीफ पंजाब के अवाम को दी और इसमें वफाक ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। KP की हुकूमत पंजाब को फॉलो करते हुए अपने अवाम को ये सहूलत मुहैया करे, लेकिन इसके ऊपर सियासत करना, पॉलिटिक्स करना, मैं समझता हूँ कि हमें उससे परहेज करना चाहिए। IMF को पूरी तरह ऑन बोर्ड लेकर कि हम माजी की PTI की हुकूमत की तरह कोई ऐसा जाहिलाना कदम नहीं उठाएंगे जिससे कि पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी है वो डैमेज हो। PDM की हुकूमत थी, कोalition गवर्नमेंट, हमारी बामी मशावरत से फिर हमने इक़दाम उठाए। आज उसका नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बतदरीज जो इन्फ्लेशन जो है वो उसका रेट 38% से कम होकर 11.5% पे आ गया। यकीनन इसमें ये सारे के सारा क्रेडिट 6 महीने की हुकूमत को नहीं जाता, इसमें यकीनन इंटरिम गवर्नमेंट भी शामिल है और इदारे भी शामिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने बिजली रिलीफ पैकेज को बेवकूफ़ी कहने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खरी खरी सुना दी। कहा किसी ने इस रिलीफ के लिए बेवकूफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो बताएं। करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं, प्रोटोकॉल लेना, हेलीकॉप्टर और जहाज़ इस्तेमाल करना, सरकार से घर और गाड़ियाँ लेना बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना क्या बेवकूफ़ी है? जो शख्स सूबे का वज़ीर आला हो उसके लिए तो ये दुनिया बहुत हसीन है, लेकिन कभी आवाम में जाकर देखें कि उनके क्या मसाइल हैं। मज़ीद कहा कि ये सिर्फ 2 माह का रिलीफ नहीं, हम शमसी तवानाई से रिलीफ का मुस्तकिल निज़ाम भी ला रहे हैं। अभी बिजली में भी हमने रिलीफ दिया है, अल्लाह का शुक्र है। वो 45 बिलियन मैंने उसमें दिया है और 2 माह का रिलीफ बिल्स में लोगों को मिल रहा है। मुझे खुशी है कि कम से कम ये 2 महीने जो हैं वो लोगों के सुकून से गुजरेंगे, या जितना थोड़ी बहुत उनको रिलीफ इससे मिलेगी वो हम प्रोवाइड कर सकेंगे। और मैं बहुत सुन रही हूँ TV पे कि जी ये शॉर्ट टर्म रिलीफ है। ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज़्यादा बिलों से निजात देगा। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी है, तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा कि करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, तनख्वाहों में, घरों पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जिल मेमन के बिजली बिल्स में पंजाब हुकूमत की आरज़ी रिलीफ पर तनकीद। कहा छोटे भाई की हुकूमत ने पूरे मुल्क के लिए रेट बढ़ाए तो बड़े भाई ने पंजाब में 2 माह के लिए बिजली सस्ती कर दी। 2 माह के बाद क्या होगा वो मंसूबा भी तो दें। कहा कि नून लीग की हुकूमत बेनज़ीर भुट्टो के मंसूबे बंद ना करती तो आज तवानाई का बहरान ना होता। प्रोटोकॉल की मिसालें मैं भी दे सकता हूँ, ये जहाज़ों की मिसाल। मैं उस तरह की पॉलिटिक्स में उस तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि लीडरों का विजन ये नहीं होता कि हम ये 1 महीने के लिए बस हमने वो दे दिया, रिलीफ दे दिया और अखबारों में इश्तिहार चला दिए कि हमने रिलीफ दे दिया और ढोल पीटना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या होगा? 2 महीने के बाद क्या होगा? छोटे भाई ने बिजली के बिल के रेट बढ़ा दिए और बड़े भाई ने बोला कि जी हम जो है पंजाब में 2 महीने के लिए हम लोगों को वो बिल जो है वो कम कर रहे हैं। आप आज बोल रहे कि हम 45 अरब रुपए दे के जो हम 2 महीने के लिए बिजली सस्ती करें, देन व्हाट? आप उस मंसूबे को देखें जो कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का विजन था। उन्होंने कहा कि मैं ये मंसूबा इसलिए बनाना चाहती हूँ कि बिजली पाकिस्तान के लिए सस्ती हो। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ? हुकूमत आई PMLN की और PMLN ने थरकोल का वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया और आप हमें ये ताने दे रहे हैं कि जी हम अपने पास से कर रहे हैं। और आपने आज भी मैंने वहाँ के चीफ मिनिस्टर साहबा की तकरीर सुनी, मुझे बहुत अफसोस हुआ। काउंटर तकरीर इससे शायद ज्यादा सख्त मैं भी कर सकता हूँ। और पीपल्स पार्टी को यकीन क्यों नहीं हो रहा कि सिंध में पिछले 16 साल से हुकूमत आपकी है, मरीम नवाज की नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। सूबाई वज़ीर ने कहा कि अगर सिंध में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होती तो मरीम नवाज सिंध के लोगों को भी ये रिलीफ देती।
वफाकी हुकूमत ने बिजली की कीमतों में इजाफा क्यों किया, इस बात का आपकी लीडरशिप को भी इल्म है। पीपल्स पार्टी पंजाब के अवाम से इस कदर तासुब का मुजाहरा करेगी, ये सोचा नहीं था। तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से निकल आएँ प्लीज़। कहा 7 माह से तहरीक इंसाफ मरीम नवाज़ के हर अवाम दोस्त इक़दाम पर तनकीद कर रही हैं। उन्होंने ये सवाल किया कि पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ की बी टीम का रोल कब से अदा करने लग गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी के लिए राजनपुर आमद। वज़ीर आला ने फाजिलपुर के सैलाब ज़दा इलाके का तफसीली जायज़ा भी लिया। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे फसी उल्लाह से। जी फसी। जी बिल्कुल, आज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने जनूबी पंजाब के इलाकों का दौरा किया और सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी के लिए वो राजनपुर पहुंची हैं और वहां पर हेलीकॉप्टर पर सैलाब मुतासरा इलाके जो है उनका फ़िज़ाई मुआयना किया, जबकि बाद अज़ां जो है फाजिलपुर के सैलाबज़दा इलाके का जो है तफसीली जायजा लिया गया। और वज़ीर आला ने राजनपुर के नवाई कब्जा हाजीपुर तक जो सड़क के अतराफ सैलाबी पानी का जो जमा था उसका मुशाहिदा किया। इसके अलावा तहसील फाजिलपुर में हाजीपुर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया, जबकि उन्होंने हाजीपुर में मुतासरीन सैलाब के लिए कायम मेडिकल कैंप का मुआयना भी किया, जबकि जो सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप, अदवायात और तिबी अमले की जो फराहमी है उसके अमूर का जायजा लिया। और उन्होंने फ्लड रिलीफ में मुतासरीन के लिए क़यामत आम के इंतजाम का मुआयना किया। और जो वज़ीर आला है उनकी जानिब से रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरा खवातून और जो ख़ानदान है उनसे मुलाकातें की गई। उन्होंने वहाँ पर इंतजाम के बारे में और सहूलियात के बारे में उनसे दरियाफ्त किया और सैलाब मुतासरा लोगों के दरमियान में जाकर बैठ कर जो है तमाम तर जो सहूलियात हैं उस पर जो है वो जायजा लिया गया, जबकि उन्होंने सैलाब मुतासरा लोगों के साथ घुल मिल गई और वहाँ पर जो बुजुर्ग थे उनकी जानिब से भी वज़ीर आला को जो दुआएं हैं वो दी गई, जबकि उन्होंने रिलीफ कैंप में मौजूद बीमार खातून के इलाज की भी हिदायत जो है वो मुतलका हुकाम को की है, जबकि वज़ीर आला ने कैंप में मौजूद खवातीन को दिलासा दी और बच्चों को तोहफ़े भी पेश किए और इस बात की यकीन दहानी करवाई कि मुकम्मल बहाली तक जो है वो ताउन और ज़ाती मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी। और उन्होंने जो है वो दूर गोई और सैलाब से बचाव के लिए मौसर प्लान जो है वो तलब किया। आप बता रहे थे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं कि कोई शक नहीं, हम खित्ते में सबसे महंगी बिजली बना रहे हैं। फ़ी यूनिट कीमत 44 रुपये है। डॉलर की वजह से कैपेसिटी पेमेंट 10 से 18 रुपये फ़ी यूनिट पर चली गई है। मुल्क भर में 9000 मेगावाट लोड लेते हैं। बिजली बचाने के इक़दामात ने पंखों को कम वाट पर मुंतकिल करना है। 2 घंटे लोड शेडिंग से 50 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म चीन के इश्तराक से इंडस्ट्री डिमांड के ख्वाहां हैं। इंडस्ट्री डिमांड जितना बढ़ेगी उतना ही फ़ायदा होगा। 1845 मेगावाट का काम सिर्फ 85 घंटे का होता है, उसके अलावा डिमांड ही नहीं है। अगर ये 1845 मेगावाट जिसका आज हमारा सिस्टम 50 अरब रुपए सालाना पे कर रहा है, अगर ये सिस्टम में हम ना रखें तो आपके लिए 85 घंटे साल के अंदर लोड शेडिंग करनी पड़ेगी पूरे पाकिस्तान के अंदर। यानी 40 दिन 2-2 घंटे अगर लोड शेडिंग करेंगे तो आप इन 2 घंटे की अगर लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लें तो पूरी कौम 50 अरब रुपए सेव कर सकती है। और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस 2 की तफसीलात सामने आ गई हैं। तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया, जबकि तोशाखाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहों के नाम भी सामने आ गए। तोशाखाना रेफरेंस 2 बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दायर रेफरेंस की तफसीलात सामने आ गई, जिसके मुताबिक बुशरा बीबी को बुल्गारी ज्वेलरी सेट मई 2021 में दौरा सऊदी अरब के मौके पर दिया गया। डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने 18 मई 2021 को सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना को कीमत का तखमीना लगाने डिक्लेयर करने के बारे आगाह किया, लेकिन ज्वेलरी सेट को जमा नहीं कराया गया। 28 मई 2021 को बुल्गारी ज्वेलरी सेट की टोटल कीमत तकरीबन 7,56,61,600 पाकिस्तानी रुपए बनती है, जिसमें शामिल हार की कीमत 5,64,96,000 रुपए के बालियों की कीमत 1,50,65,600 रुपए बनती है। तोशाखाना रूल्स के मुताबिक 50% देकर बुल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत 3,57,65,800 रुपए बनती है। ताहम सेट की कम कीमत लगवाकर कौमी खजाने को 3,28,51,300 रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। उधर तोशाखाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहों के नाम भी सामने आ गए। लिस्ट में सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना कैबिनेट डिवीजन बिनियामीन का नाम सरे फहरिस्त
सरपरस्त है। इसके अलावा तलत महमूद प्रोटोकॉल ऑफिसर वजीर आजम हाउस, एडिशनल डायरेक्टर नैब हेडक्वार्टर कैसर महमूद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोफा मोहम्मद फ़हीम, वजीर आजम के साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, साबिक वजीर आजम के पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का नाम भी गवाहों में शामिल है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के लिए जेल में सहूलतकारी के इल्ज़ाम में मजीद 6 अफराद तहवील में ले लिए गए। ज़राए के मुताबिक तहवील में लिए गए अफराद में 2 ख़ातीन भी शामिल हैं। तफसीलात आप देखिए इस रिपोर्ट में। अडियाला जेल रावलपिंडी में कैद बानी पीटीआई के लिए सहूलतकारी का इल्जाम, सिक्योरिटी इदारों ने मजीद 6 जेल अहलकार तहवील में ले लिए। जराये के मुताबिक तहवील में लिए गए जेल मुलाजमीन में 2 लेडी वार्ड, स्वीपर और कैमरा सिक्योरिटी चेकिंग पर तैनात अहलकार शामिल हैं। जराये का कहना है कि हिरासत में लिए गए मुलाजमीन के मोबाइल फोन कब्जे में ले लिए गए। खवातीन स्टाफ जेल में बुशरा बीबी और बानी पीटीआई के दरमियान पैगाम रसानी करता था। जेल मुलाजमीन को डिप्टी सुप्रीडेंट मोहम्मद अकरम, असिस्टेंट सुप्रीडेंट बिलाल और नाजिम शाह से तफ्तीश की बुनियाद पर तहवील में ले लिया गया। 14 अगस्त से अब तक सहूलतकारी में डिप्टी सुप्रीडेंट, 2 असिस्टेंट सुप्रीडेंट समेत 13 अफराद तहवील में लिए जा चुके हैं। HEC की स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क पढ़ने के लिए जाने वाले 96 तलबा भगोड़े। हायर एजुकेशन कमीशन की ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आ गए। दस्तावेज के मुताबिक गायब होने वाले तलबा अमरीका, यूरोपीय ममालिक, ऑस्ट्रेलिया HEC की स्कॉलरशिप पर गए थे। इसकी डिटेल्स बताएंगे आतिफ भट्ट। जी आतिफ। जी, बैरून मुल्क स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए जाने वाले भी मुल्क की बदनामी का बायस बनने लगे हैं और HEC की स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क पढ़ने के लिए जाने वाले 96 जो तलबा हैं वो भगोड़े निकले हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें ये इंकशाफ हुआ है कि गायब होने वाले तलबा अमेरिका, यूरोपीय ममालिक, ऑस्ट्रेलिया HEC की स्कॉलरशिप पर गए थे और गायब होने वाले 96 तलबा पर 1 अरब 55 करोड़ रुपए की खती रकम खर्च हुई थी। गायब होने वाले तलबा से रकम रिकवर करने की कोशिशें जारी हैं। ऑडिटर जनरल ने जो HEC इंतजामिया का जवाब है उसको गैर फलीबख्श करार दिया है और हायर एजुकेशन कमीशन ने टैक्स पेयर्स के अरबों रुपए जो ज़ाया कर दिए हैं, ये ऑडिट रिपोर्ट की जानिब से कहा गया है। जी, बहुत शुक्रिया आतिफ। गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपियन अरशद नदीम के एजाज़ में इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब का इनेकाद किया गया। सदर इस्लामाबाद चैम्बर की जानिब से अरशद नदीम को 10 लाख रुपए का चेक भी दिया गया है। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे इकरामुल्लाह जोया से। जी इकराम। देखिए, अरशद नदीम हमारे जो हीरो हैं उनके एजाज में इस वक्त इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक तकरीब का इनेकाद किया गया था। उसमें सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एहसन मुख्ताबरी की जानिब से अरशद नदीम को जो है वो 1 मिलियन रुपए का चेक जो है वो आज पेश किया गया है, जबकि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारों की तरफ से अरशद नदीम के लिए मजमूई तौर पर 50 लाख रुपए का ऐलान कर दिया गया है, जबकि 10 लाख का चेक अभी जो है वो अरशद नदीम को दिया गया है। जबकि मजमूई तौर पर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसकी जानिब से मजमूई तौर पर जो है वो 50 लाख रुपए दिया जाएगा, जबकि अरशद नदीम ने ओलंपियन में गोल्ड मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया। ये इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से उन्हें खराज तहसीन भी आज पेश किया गया है और कहा गया है कि कौमी हीरो अरशद नदीम की तारीखी कामयाबी से नौजवानों को तरगीब मिली है और अरशद नदीम अकेडमी बनाकर नौजवानों को खेलों के हवाले से तरबियत भी दी जाएगी। और इस हवाले से आज इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर। बहुत शुक्रिया इकराम, आप बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी इत्तेहाद के बगैर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। डेरा इस्माइल खान में अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, जमीयत उलमा इस्लाम किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएगी। माजी करीब में सियासी इत्तेहादों के तजर्बे अच्छे नहीं रहे। उनका यह भी कहना था कि हम मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना खुद होना चाहते हैं। अपोजिशन का किरदार हम पार्लियामेंट के अंदर भी करेंगे और बाहर भी। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। एस्टैब्लिशमेंट ने अपने दाखिली मामलात को संजीदगी से लिया, लगता है अब जाकर इस काबिल हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अगर सियासत में मुदाखलत ना करने की ज़मानत दे दी जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हमने जद्दोजहद का फैसला किया है और माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी। जी, तो अब मज़ीद ना हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, उस पर हमारा कोई इनकार नहीं है। बाकायदा असम्बलियाँ जो हैं वो खरीदी गई हैं, तो इस तरीके से कौन सियासत करेगा जी। इसलिए मैं कहता हूं कि अब अवामी असम्बलियां आने वाले हालात में इसी की अहमियत होगी कि आपके पास स्टेट पावर क्या है।
اور ابھی بھی میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ لوگ آنے والے مستقبل میں ایسی ضمانتیں فراہم کر لیں کہ وہ مداخلت نہیں کریں گے اور عوام اپنا ووٹ آزادی سے استعمال کرے گا، مجھے اپنی شکست پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے تو کبھی انکار نہیں کیا، شہباز شریف صاحب آتے ہیں، ایک دفعہ آئے، دوسری دفعہ آئے، تیسری دفعہ آئے، میرا نواز شریف صاحب آئے، جو بھی آتا ہے میں تو اپنے گھر میں ان کا استقبال کرتا ہوں، ان کی عزت دیتا ہوں، لیکن ان کے پاس ہے کیا، ان کے پلے کیا ہے؟ ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ناراض بلوچوں کو وارننگ دے دی ہے، کہتے ہیں کہ ماں سے ناراض نہیں ہوا جاتا، ناراضی کے نام پر دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بلوچ نوجوان دشمن کے پروپیگنڈے سے خود کو محفوظ رکھیں، پاکستان میں بھرپور صلاحیت ہے کہ وہ معاشی مسائل سے لڑ سکے، ہم نے اس سے بھی مشکل حالات دیکھ رکھے ہیں، مگر ملک کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ ناراض بلوچ ہیں کوئی جو پہاڑوں پہ جاتے ہیں اور باہر بیٹھتے ہیں، یہ کوئی ناراضگی ماں کے ساتھ ناراضگی نہیں ہوتی، اپنے ملک کے ساتھ آپ ناراض نہیں ہو سکتے۔ ناراضگی کے نام پر ٹیررزم یا وائلنس از ناٹ ایکسیپٹیبل ان پاکستان۔ آج آپ صرف ایٹمی قوت نہیں ہے بلکہ میزائلی قوت بھی ہے، دنیا اس سے زیادہ گھبراتی ہے۔ ہمارے سامنے چیلنجز بہت ہیں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ کئی دفعہ آئے، 98 99 مجھے آج بھی یاد ہے، لمحہ بہ لمحہ ہم کیسے راتیں گزارتے تھے، کیسے جاگ کے گزارتے تھے۔ ذرا دیکھیں 2013 میں پاکستان کیا تھا۔ پاکستان واز ڈکلیئرڈ بیفور جنرل الیکشن 2013 میکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری، اور آپ اس ملک کی ریزیلینس دیکھیں، وہ ملک جس کو پروجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کرے گا، ملک کہاں پہنچا 3 سال میں؟ دی 24th گلوبل بگیسٹ اکانومی آف دا ورلڈ، 3 سال میں، صرف 3 سال کے بعد۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں چھوٹے پیمانے پر سرمایہ کاری کرنے والوں کے لیے اچھی خبر ہے، اسٹاک مارکیٹ نے 1 شیئر مارکیٹیبل لائٹ سسٹم کا آغاز کر دیا ہے۔ ایم ڈی اسٹاک ایکسچینج نے اس سسٹم کو کاروباری حجم اور سرمایہ کاری کے فروغ کا پیش خیمہ قرار دیا ہے۔ راشد خان رپورٹ کر رہے ہیں۔ حیثیت بازار میں سرمایہ کاری مزید آسان بنانے اور اسے عام لوگوں کے دسترس میں لانے کے لیے نئی پیش رفت۔ اب اسٹاک مارکیٹ میں کم آمدنی سے بچت کر کے سرمایہ کاری کرنے والے بھی کم شیئرز خرید کر کاروبار کا آغاز کر سکیں گے۔ ایم ڈی اسٹاک ایکسچینج فاروق خان نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ 1 شیئر مارکیٹیبل سسٹم کے تحت چھوٹے سرمایہ کار مہنگے شیئرز اپنی استعداد کے مطابق خرید سکیں گے۔ فاروق خان کے مطابق 1 شیئر لائٹ سسٹم کے آنے سے کاروباری حجم اور سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ پوری دنیا میں انٹرنیشنلی یہی سٹینڈرڈ ہے اور یہ الاؤ کرتا ہے جو ایکسپینسو شیئرز ہیں اس میں چھوٹے انویسٹرز بھی انویسٹ کر سکیں۔ اسی طرح کافی ساری جو جس طرح ڈیجیٹل اے ایم سیز آئی ہیں، نئے جو ڈیجیٹل بروکرز آ رہے ہیں، وہ جو نئے پروڈکٹس انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی 1 لاٹ شیئر کا ہونا بہت ضروری تھا۔ فار ایگزامپل جتنے ETF لانچ ہوئے ہیں وہ سارے ان کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ 1 لاٹ ہوئے تاکہ ان کی ٹریڈنگ جو ہے وہ ایفیشینٹلی ہو سکے۔ فاروق خان کا کہنا تھا کہ معیشت کا ایک بڑا حصہ غیر دستاویزی ہے، جبکہ PSX مکمل دستاویزی ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کا زیادہ تر رجحان غیر دستاویزی مارکیٹوں میں پایا جاتا ہے۔ کیمرامین فیصل خان کے ساتھ راشد خان، GNN کراچی۔